जी, सुप्रीमम और इन्फीमम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है और उनको समझना है। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने समझना भी है और याद भी रखना है। हम एग्जांपल्स की मदद से वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर ए और बी आपके पास कौन से सेट्स हैं? बाउंडेड सेट्स हैं। कौन से सेट्स हैं जी? बाउंडेड सेट्स हैं। अब बाउंडेड सेट कौन सा होता है? जिसका अपर बाउंड भी मिल जाए और लोअर बाउंड भी मिल जाए। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या कहती है? बाउंडेड अबव का आपको सुप्रीमम मिल जाना है, बाउंडेड बिलो का आपको इन्फीमम भी मिल जाना है। यानी अगर बाउंडेड सेट है तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि इन प्रॉपर्टीज के लिए जिन प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ सुप्रीमम नजर आ रहा है, इन्फीमम नजर नहीं आ रहा, उसके लिए जो आपको गिवन सेट है उसका बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी में सुप्रीमम नजर आ रहा है तो सेट अगर खाली बाउंडेड अबव होगा तब भी वो प्रॉपर्टी वैलिड, क्योंकि हमने इन्फीमम की तो बात नहीं करनी होगी। ठीक है जी, मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप बात कर लें इस सेट की, इस प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी की बात करें, यहां पर आपको इन्फीमम नजर आएगा, तो यहां पर इन्फीमम के लिए ए और बी खाली बाउंडेड बिलो हो चलेगा, बाउंडेड अबव ना हो, बाउंडेड बिलो हो, ये तब भी चलेंगी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और वो कहता है कि ए और बी आर द बाउंडेड बिलो सबसेट्स ऑफ आर, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। खाली ये कह दे कि ए एंड बी आर बाउंडेड अबव सबसेट्स ऑफ आर, तो बाउंडेड अबव के लिए सुप्रीमम की बात होगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी उसके लिए वैलिड होगी। ठीक है जी, तो मैंने बाउंडेड लिख दिया क्योंकि मैं इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों की मिक्स जो प्रॉपर्टीज सारी इकट्ठी लिखवा रहा हूँ। इस बात का आपने ख्याल करना है। दूसरी बात, हम जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स के सबसेट के लिए, यानी जो सुपर सेट है हमारा एस ऑर्डर सेट, वो रियल नंबर्स का सेट है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर्स के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है प्लीज़। ठीक है जी, तो रियल नंबर्स के हिसाब से हम इन प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, सेट है हमारे पास ए है, हमने देखना है कि उसका जो इन्फीमम है उसके सुप्रीमम से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात, कोई सा भी सेट ले लेना। ए को अगर आप ले लें 1 2 3 4, ठीक हो गया जी। इस सेट में आपको इन्फीमम क्या नजर आ रहा है? 1, सुप्रीमम क्या नजर आ रहा है? 4, तो 1 4 से छोटा है, यानी इन्फीमम 4 से छोटा है, इन्फीमम सुप्रीमम से छोटा है, तो बराबर भी हो सकते हैं ना। बराबर कब हो सकते हैं? खुद सोचिए, अगर आपके पास सेट ये ले लो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो इसका इन्फीमम क्या होगा? 1, सुप्रीमम क्या होगा? 1, दोनों बराबर भी है, तो इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है। ठीक है जी, बहुत आसान सा काम हो गया इस पहली प्रॉपर्टी को समझने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, तीसरी आप खुद समझिएगा, मैं दूसरे समझा देता हूँ जी। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास सेट ए ये है और अल्फा कोई रियल नंबर है, तो डिपेंड करता है हम अल्फा को क्या लें। अल्फा फर्ज कर लें, अल्फा आपने ले लिया 5, ठीक हो गया। 1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्फा 1 लेंगे तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करके ए ही मिलेगा। अल्फा -1 लेंगे तो ए को -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है बोला कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपने 1 या -1 से मल्टीप्लाई कर देना। अल्फा 5 है तो मतलब क्या होगा कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपने 5a, क्या मतलब होगा? सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 इससे मल्टीप्लाई किया 10, इससे किया 15, इससे किया 20। लो भैया, a का सुप्रीमम क्या था? 4, तो निकाल लीजिए सुप्रीमम ऑफ 5a, वो क्या निकलेगा? 20। तो 20 को लिखा जा सकता है 5 × 4, यानी कि 5 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। अगर अल्फा नेगेटिव है तो फर्ज कर लें आपने अल्फा को ले लिया -5, चलें तो -5 ए क्या होगा? -5 में हमने क्या करना है? 5 को, बल्कि -5 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा जनाब? -5, -10, -15 और -20। लो जी, इसमें तो आगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स में स्टोरी उल्टी शुरू हो जाती है। तो अगर अब आप इसका सुप्रीमम देखेंगे तो वो क्या मिलना है? वो ये नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो सुप्रीमम निकालेंगे आप -5a का, तो वो क्या निकलेगा? -5, राइट, जिसको आप लिख सकते हैं -5 × 1, यानी -5 × 1 क्या था? इसी सेट का इन्फीमम। तो देखें आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। ये देखें, अल्फा की जगह -5 था, यहाँ पर भी अल्फा आ गया, तो सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए क्या बन जाएगा? अल्फा टाइम इन्फीमम ऑफ ए, अगर तो अल्फा नेगेटिव। अगर अल्फा 0 हो गया, 0 होगा तो क्या होगा? अल्फा 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तमाम नंबरों को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भैया 0 से मल्टीप्लाई करोगे तमाम नंबरों को तो आपको सिर्फ सेट में एक ही एलिमेंट मिलना है 0, और 0 जो कि सिंगल सेट होगा तो उसका इन्फीमम भी 0 होगा, उसका सुप्रीमम भी 0 होगा, यानी ये प्रॉपर्टी तब भी वैलिड। ठीक है जी, सुप्रीमम उस वक्त क्या होगा? 0, अगर अल्फा ही 0 होगा, राइट। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, इसको आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले देखें कि अगर दो सेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ए बी से लेस और इक्वल है, इस बात का मतलब क्या है? डेफिनेशन पढ़े। ए बी से लेस और इक्वल है अगर ए के तमाम एलिमेंट्स x, बी के तमाम एलिमेंट्स y से
छोटे हो या बराबर हो। तो लीजिए फर्ज कर लीजिए यहां पर आपको ए नजर आ रहा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 और ये 4। बी बनाए, बी कैसा बनाएंगे? फर्ज कर ले मैं ये बना लेता हूं 3 4 5 6, तो चलेगा? सोचिए डेफिनेशन क्या है? ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट से छोटे हो। यहाँ ए में 1 पड़ा हुआ है, बी के तमाम एलिमेंट से ये छोटा है। 2 पड़ा हुआ है, बी के तमाम एलिमेंट से छोटा है। 3 पड़ा हुआ है, 3 बी के तमाम एलिमेंट से छोटा है या बराबर है, मतलब एक इसमें 3 है, इसके ये बराबर है, बाकी से छोटा, तो लेस और इक्वल ही हमने कहा था। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट देखें 4 से छोटा है या बराबर है, 5 से छोटा है, 6 से छोटा है, लेकिन 4 3 से छोटा नहीं है। हमने ये कहा हुआ है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के तमाम एलिमेंट से छोटा हो, तो मैं इस तरह का सेट नहीं ले सकता। ये सेट इस सेट से छोटा नहीं है, मैं किस तरह का सेट लूंगा? डेफिनेटली मैं कम से कम यहां पर 4 रखूंगा, 5 6 चले यहां पर 7 कर दो। अब मैं कह सकता हूं सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट से छोटे हैं या बराबर, कह सकता हूं ना। अब आपने इसको चेक करना है, इस वाली प्रॉपर्टी क्या है भला? ए का जो सुप्रीमम होना है, अच्छा ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो ए का सुप्रीमम है वो बी के सुप्रीमम से छोटा ही होना है, या अंडरस्टूड है बात? ठीक है जी, क्योंकि बी के अंदर बड़े एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ए के अंदर छोटे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो सुप्रीमम ए का तो छोटा होना ही होना है सुप्रीमम ऑफ बी। ये बात तो अंडरस्टूड है, लेकिन ए का सुप्रीमम बी के इनफिमम से भी छोटा है, जाहिर निकालें छोटा है या बराबर है। ठीक है जी, इसका इनफिमम क्या होगा? 4, इसका सुप्रीमम क्या होगा? 4, इस सेट का सुप्रीमम इस सेट के इनफिमम से छोटा है या बराबर। यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल आएगा सुप्रीमम और इनफिमम में। अगर फर्ज कर लें आप यहां पर एलिमेंट 5 लेते हैं, ठीक है जी, या चले 8 ले लेते हैं, तो अभी भी देखिए इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटे हैं या बराबर है। ठीक है जी, अब इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा? 4, इस सेट का इनफिमम क्या होगा? 5, तो इसका सुप्रीमम 4, इसका इनफिमम 5, इसका सुप्रीमम उस सेट के इनफिमम से छोटा ही है। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये क्या है जी? आपको सबसे पहले ए और बी दोनों को ऐड करने का मतलब सीखना है। 2 सेट्स हैं तो उनको आप ऐड कैसे करते हैं? लीजिए फर्ज कर लीजिए यही वाले 2 सेट्स हैं, ए ये है और बी ये है। ऐड करने का मतलब क्या है? ए प्लस बी की डेफिनेशन क्या है? क्या लगता है आपको, क्या डेफिनेशन चाहिए? मैं सिर्फ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का ऐड करूं या तमाम एलिमेंट्स को ऐड करूं? यानी ए के तमाम एलिमेंट्स में बी के तमाम एलिमेंट्स ऐड करूं? क्या करूं? एडिशन की डेफिनेशन ये होती है, एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये डेफिनेशन होती है एडिशन की जी। तो ए को बी में ऐड करने का क्या मतलब है? ए के तमाम एलिमेंट्स को आपने बी के तमाम एलिमेंट्स में ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि 1 को 5 में ऐड करना है, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 4 को 8 में, यानी इसी ऑर्डर के साथ जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इनको ऑर्डर वाइज ऐड नहीं करना, तमाम एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स में ऐड करना है। मैं इस बात पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ? मैं इस बात पे इसलिए जोर लगा रहा हूँ कि नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वो इनसे डिफरेंट होनी है। ठीक है जी, वो क्यों डिफरेंट होनी है? क्योंकि उसमें हमने जब एलिमेंट्स को ऐड करना है ना, तो वो तमाम एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स में ऐड नहीं करना, वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। जी हाँ, फंक्शंस के केस में। इसलिए इस बात पे जोर लगा रहा हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा कि क्यों इक्वालिटी होल्ड करती है यहाँ पर, राइट? तो चलिए जी ऐड करते हैं तमाम एलिमेंट्स को तमाम में। तो उसका तरीकाकार ये होगा, मैं पहले 1 को पकड़ता हूँ और इस 1 को तमाम में ऐड करके लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा? 6 7 8 9। फिर 2 को पकड़ता हूँ और तमाम में ऐड कर देता हूँ। लेकिन जब मैं 2 को इसमें ऐड करूंगा तो 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 बनेगा और ये मैंने लिख दिया हमें। ठीक है जी, तो सिर्फ इसमें ऐड करके लिखना पड़ेगा मुझे, 2 को 10 आ जाएगा। अब मैं 3 को पकड़ता हूँ, 3 को मैं इन तमाम एलिमेंट्स में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 9 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये लिख दी हुई मैंने 8 9 10, तो सिर्फ मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा जी? 11। और इस तरह जब मैं 4 को ऐड करूंगा, 4 को इसमें ऐड करेंगे 9 आ चुका होगा, 10 11, बस इसमें ऐड करके क्या आ जाएगा जी? 12। तो मैंने तमाम एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स में ऐड किया है। हाँ, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे उनको मैंने एक बार लिखा। तो भाईजान जरा इस सेट का यानी कि इसका इनफिमम निकालें। क्या होगा? 6। इस सेट का इनफिमम कितना है जी? 6। इसका इनफिमम निकालिए, कितना है जी इसका? इसका इनफिमम 1 और बी का इनफिमम निकालिए, 5 होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 6। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी इनफिमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ ए प्लस इनफिमम ऑफ बी। और ऐसे सुप्रीमम भी चेक कर लें। इसका भैया सुप्रीमम 12, इसका 4, इसका 8, दोनों को ऐड करके 12 भी आया, तो सुप्रीमम भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इक्वालिटी क्यों होल्ड करेगी यहाँ पर? उसकी रीजन याद रखिएगा, मैंने समझा दी। हमने तमाम एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स में जमा। ठीक है जी, फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आपने इन प्रॉपर्टीज को समझना है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें जरूरी समझता हूँ आपको समझाना। वो कौन सी चीजें हैं? देखिए यहाँ पर अल्फा की जगह अगर आप -1 ले लें, क्या बन जाएगा? तो सुप्रीमम ऑफ -a, यहाँ क्या आ जाएगा?
अल्फा की जगह -1 लिया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सिर्फ ये वाला केस बनेगा ना, तो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव इन्फिमम ऑफ ए। तो सुप्रीमम ऑफ -a विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम इन्फिमम ऑफ ए। ऐसे ही जहां आप यहां पर अल्फा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा इन्फिमम ऑफ -a, क्या बन जाएगा -1 यानी नेगेटिव टाइम सुप्रीमम ऑफ ए। इनको भी याद रखिएगा, ये भी एक लहदा से प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैंने लहदा से समझाई नहीं, लिखी नहीं, आपको यहीं से समझ आ जाएगी। इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज को भी समझिएगा। यहां पर आप इस b की जगह कोई एक नंबर आई मीन टू से सिंगलटन सेट अगर पुट करते हैं, फर्ज कर लें b की जगह आपने रख लिया सिंगलटन सेट, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, स्मॉल है, तो एक ही एलिमेंट अगर होगा तो आप उसको स्मॉल ए एक एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इन्फिमम ऑफ ए एज इट इज रहेगा, और इन्फिमम बी सिंगलटन सेट का जो इन्फिमम होगा वो सिंगलटन वही एलिमेंट रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा वाला, इन्फिमम ऑफ ए कोई नंबर है, ए प्लस कैपिटल ए विल बी इक्वल टू ए प्लस इन्फिमम ऑफ ए। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यहां पर बी को रिप्लेस करोगे किसी सिंगलटन सेट ए से, तो आप यहां पर सिर्फ ए लिख दोगे, तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस कैपिटल ए, ठीक है जी, विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस दैट एलिमेंट। ठीक है जी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने ये वाली प्रॉपर्टीज भी देखी हैं, इन्फिमम ऑफ ए प्लस सेट ए इज इक्वल टू ए प्लस इन्फिमम ऑफ ए। मेरा ख्याल आपको समझ आ चुकी हो। ठीक है जी, वो इन्हीं से आप याद कर सकते हैं कि अगर आप इन दोनों सेट्स में से किसी एक सेट को किसी सिंगलटन एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, ठीक हो गया जी, ऐसे ही आप इसको भी याद कर सकते हैं, राइट जी। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फंक्शंस के लिहाज से, इनमें से खास तौर पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफर कर जाएंगी फंक्शंस के लिहाज से, ठीक हो गया जी। जी, मैंने जैसे कि आपके साथ जिक्र किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं फंक्शंस में जाकर। तो पहले ए और बी सेट्स थे, अब हमारे पास एफ और जी दो फंक्शंस। ज़हन में रखिएगा दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम होनी चाहिए। एफ और जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेम डोमेन डी। दोनों की डोमेन सेम है, क्योंकि सेम होगी तो ही हम उसके अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको चेक कर पाएंगे या उनको ऐड कर पाएंगे, राइट। अब क्या है जी, f अगर लेस और इक्वल टू g है, मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपको होनी चाहिए, f ऑफ x लेस और इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। यानी अगर डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए इंडिविजुअली हर वैल्यू के लिए f का आंसर g के आंसर से छोटा है। यहां पर क्या था, a के तमाम एलिमेंट्स b के तमाम एलिमेंट से छोटे हो, है ना, मैंने बताया था ना। यहां पर क्या है, f के तमाम एलिमेंट्स g के तमाम एलिमेंट से छोटे नहीं है, ये गलत बात है। f की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज g की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज के लेस। अभी देखते हैं हम इसको एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है जी। तो अगर f लेस और इक्वल टू g है तो यहाँ पर f का सुप्रीमम g के सुप्रीमम से छोटा होगा और f का इन्फिमम g के इन्फिमम से छोटा होगा। ऑफ कोर्स ये दोनों प्रॉपर्टीज यहां पर भी हैं कि a का सुप्रीमम b के सुप्रीमम से छोटा है और a का इन्फिमम b के इन्फिमम से छोटा है, लेकिन यहां पर ये वाली खास तौर पर इनइक्वालिटी होल्ड करती थी कि a का सुप्रीमम b के इन्फिमम से भी छोटा है या बराबर। ये प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड नहीं करनी, ठीक है जी। यहां पर क्यों नहीं होल्ड करेगी, उसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स जो हम अभी देंगे। इस तरह यहां पर a प्लस b में, क्योंकि यहां पर हमने तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना था, कोरस्पोंडिंग को नहीं। फंक्शंस के अंदर बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन कोरस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होती है, ठीक है जी। उनमें क्या होगा, इन्फिमम के केस में यहां पर ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, जबकि सुप्रीमम के केस में यहां पर लेस और इक्वल। जी, मतलब भाई सब ये कि इक्वालिटीज दरअसल हो भी सकती हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है जिनमें इक्वालिटीज ना हो, ये चीज इससे बड़ी हो और यहां पर ये चीज इससे छोटी हो, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी, यहां पर हर हाल में इक्वालिटीज हैं, छोटे या बड़े का कोई सेंस यहां पर नहीं है। यहां पर इक्वालिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन ये साइड इससे बढ़ भी सकती है, ये साइड इससे यहां पर कम भी हो सकती है, ठीक है जी। इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। हमने डोमेन सेम लेनी थी, डोमेन दोनों के लिए मैंने 1 से 2 क्लोज इंटरवल ले लिया, f फंक्शन ले लिया x स्क्वायर और g फंक्शन ले लिया x। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने अगर किसी फंक्शन का इन्फिमम निकालना है तो वो कैसे निकालना है। इससे पहले तो हमने किसी सेट का इन्फिमम निकाला था, अब हम किसी फंक्शन का इन्फिमम निकालेंगे। फंक्शन और सेट में डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस होता है वाला, फंक्शन की एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। तो फंक्शन का अगर आपने इन्फिमम निकालना है तो डोमेन के सेट से नहीं, रेंज के सेट से इन्फिमम निकालना। मतलब डोमेन का सेट तो ये है, इसका तो साफ इन्फिमम हमें 1 नजर आ रहा है, सुप्रीमम 2 नजर आ रहा है, लेकिन फंक्शन के लिए इन्फिमम या सुप्रीमम उसके रेंज सेट के इन्फिमम या सुप्रीमम होते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ इन्फिमम ऑफ f इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f ऑफ x। x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का नंबर आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो रेंज आ जाएगी। आपने दरअसल रेंज सेट का सुप्रीमम या इन्फिमम निकालना है, राइट जी। तो निकालते जी हम सबसे पहले x स्क्वायर यानी f फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फिमम। तो हमने अभी जिक्र किया कि किसी फंक्शन का सुप्रीमम या इन्फिमम निकालना है तो कैसे निकालना है वाला, आपने दरअसल उस फंक्शन का रेंज सेट निकालना है। देखिए इन्फिमम ऑफ f इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f ऑफ x, x बिलोंग्स टू d। फंक्शन का इन्फिमम निकालना है या सुप्रीमम निकालना है तो मतलब उसकी डोमेन को नहीं देखना, डोमेन के भी सुप्रीमम या इन्फिमम हो सकते हैं, ये नहीं देखने। ये नंबर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो रेंज में शामिल होगी, ठीक है जी। फंक्शन का सुप्रीमम या इन्फिमम निकालना है तो मतलब फंक्शन की रेंज का सुप्रीमम या इन्फिमम निकालना, ठीक है जी।
तो सुप्रीमम निकालेंगे तो वो भी सुप्रीमम ऑफ द सेट, और ये सेट क्या है, रेंज सेट, तो हमें रेंज सेट निकालना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले एफ फंक्शन का रेंज सेट निकाल, एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डी, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू डी, डी क्या है जी हमारे पास 1 2 2 क्लोज इंटरवल, राइट जी। और इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके सामने, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे छोटा नंबर पुट करेंगे तो सबसे छोटा जवाब आएगा, सबसे बड़ा नंबर पुट करेंगे तो सबसे बड़ा जवाब आएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 4 तक आ जाएगी, राइट। रेंज सेट, इन वैल्यूज को आपने फंक्शन के अंदर पुट करके जो वैल्यूज मिलनी है आपको, रेंज, आपने रेंज निकालनी है पहले, ठीक हो गया जी। तो 1 से 4 इस फंक्शन की रेंज। तो अब इस रेंज सेट का जो इन्फीमम है वो हमारे फंक्शन का इन्फीमम है, और इस रेंज सेट का जो सुप्रीमम है वही हमारे पास इस फंक्शन का सुप्रीमम है। तो साफ नजर आ रहा है कि इन्फीमम ऑफ f जो है वो 1 है, और सुप्रीमम ऑफ f जो है वो क्या है जी 4, राइट जी। बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास जो g फंक्शन है, g फंक्शन की रेंज निकालते हैं, g ऑफ x, x बिलोंग्स टू d, g हमारे पास क्या है जी फंक्शन x हमने डिफाइन किया होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू d। तो बड़े ही आराम से देखा जा सकता है, डोमेन में 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट्स हैं, वो पुट करेंगे यहाँ पर तो जवाब भी हमें वही मिल जाने। आइडेंटिटी फंक्शन इस वक्त आइडेंटिटी टाइप मतलब तो 1 से 2 ही आ जाएगा जी। तो यहाँ से g का निकाले इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ g क्या निकल आएगा जी 1, और सुप्रीमम ऑफ g निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 2, ठीक हो गया जी। तो ये हमने इन्फीमम, सुप्रीमम, एफ के और जी के फाइंड आउट कर लिए। तो ठीक है जी, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, एक एफ एक जी है, इनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। सीधी सी बात है, ये जो फंक्शन है आपको छोटी वैल्यूज देगा, ये वाला फंक्शन आपको बड़ी वैल्यूज देगा, ठीक है जी। अब 1 से जो बड़े नंबर है डोमेन में, 1 से बड़े नंबर है, तो 1 से बड़े नंबरों के लिए x छोटा होता है, x स्क्वायर बड़ा होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास g फंक्शन जो है वो लेस और इक्वल टू f ऑफ x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन जो कि 1 से लेकर 2 है, यानी g इज लेस देन f, ठीक है जी। अब सेटों के लिहाज से देखें तो यहाँ पर डिफरेंट था। सेटों में क्या था भला, a सेट के तमाम एलिमेंट्स b सेट के तमाम एलिमेंट्स से छोटे, जबकि फंक्शंस में ऐसा नहीं है। फंक्शन में अगर मैंने कह दिया g f से छोटा है तो g की तमाम वैल्यूज f की तमाम वैल्यूज से छोटी नहीं है। g की जो वैल्यूज हैं, g के रेंज सेट को देखें ये हैं, f की वैल्यूज f के रेंज सेट को देखें ये हैं। तो यहाँ पर मौजूद हर वैल्यू इसकी हर वैल्यू से छोटी नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 1 से छोटा नहीं है। तो मैं सेटों को एज अ सेट नहीं देख रहा हूं कि ये सेट इससे छोटा है कि नहीं, सेट ये वाला इससे छोटा नहीं है। लेकिन फंक्शन, कोई इस फंक्शन की g फंक्शन की रेंज ये है, f फंक्शन की रेंज ये है, g फंक्शन f फंक्शन से छोटा है। क्योंकि फंक्शंस को अगर आपने कंपेयर करना है तो आपने तमाम वैल्यूज को नहीं चेक करना, आपने हर वैल्यू के बदले में जो उनकी इमेजेस हैं उन इमेजेस को चेक करना। मसलन अगर आपने g में 1 पुट किया तो क्या मिला 1, f में 1 पुट किया तो क्या मिला 1, तो g इज लेस और इक्वल टू 1, ये बात ठीक है। g में 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, f में 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो g इज लेस देन f, ये बात ठीक है। ठीक है जी। कोरस्पोंडिंग वैल्यूज, यहाँ पर तमाम वैल्यूज के लिए बात चल रही थी, यहाँ पर कोरस्पोंडिंग वैल्यूज के लिए बात चल रही है, और इसी कोरस्पोंडिंग वैल्यूज की ही वजह से ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है ये यहाँ पर होल्ड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आइए देखते हैं। यहाँ पर छोटा फंक्शन g है तो छोटे फंक्शन की जरा सुप्रीमम निकाल लीजिए। छोटे फंक्शन g का सुप्रीमम क्या है जी, ठीक है जी। बड़ा फंक्शन यहाँ पर f है तो बड़े फंक्शन का जरा इन्फीमम निकाल लीजिए। बड़ा फंक्शन ये था, बड़े फंक्शन का इन्फीमम मतलब उसकी रेंज सेट का इन्फीमम मतलब 1 होगा वो, तो 2 तो 1 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। तो वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर सेट्स के लिए थी वो यहाँ पर नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर कोरस्पोंडिंग वैल्यूज का चक्कर है, राइट जी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि g हालांकि f से छोटा है लेकिन सुप्रीमम ऑफ g लेस और इक्वल टू नहीं है इन्फीमम ऑफ f से। हो भी सकता था लेकिन हमने एक काउंटर एग्जांपल देनी थी, वो हमने दे दी, ठीक है जी। इनको आप चेक कर सकते हैं f का सुप्रीमम, बल्कि हमने क्या चेक करना वाला, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसमें f को छोटा लिया हुआ, g को बड़ा लिया हुआ। अगर आप यहाँ g कर देंगे यहाँ f कर देंगे, क्योंकि हमारी जो एग्जांपल्स हैं उनके लिहाज से f बड़ा है g छोटा है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मतलब मुझे अब चेक करना है g का सुप्रीमम क्या है जी 2, f का सुप्रीमम क्या है जी 4, तो ये से छोटा है। g का इन्फीमम 1, f का इन्फीमम 1, 1 1 के बराबर, यानी ये दोनों बातें ठीक है, ठीक है जी। तो अब हमने इनको समझना है जी। इन्फीमम ऑफ f प्लस g बिगर और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f प्लस इन्फीमम g होता है। वजह यही होती है कि फंक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो फंक्शंस में हमने तमाम एंट्रीज को, f की तमाम एंट्रीज को g की तमाम एंट्रीज में ऐड नहीं करना, हमने f और g की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करना है। मतलब एक वैल्यू डोमेन की पुट करके जो उनकी कोरस्पोंडिंग f और g की वैल्यूज आनी हमने उनको ऐड करना। f की तमाम वैल्यूज को एज अ सेट g की तमाम वैल्यूज में, ठीक है जी, एज अ रेंज सेट ऐड नहीं करना। इस रीजन की वजह से यहाँ पर इक्वालिटीज थी जबकि यहाँ पर इक्वालिटीज नहीं है। तो हमने काउंटर एग्जांपल्स देनी थी ऐसे दो फंक्शंस f और g के लिए जिनके लिए ये चीज इससे बड़ी आ जाए। इक्वालिटी तो आ ही सकती है ना, लेकिन हमने ये चीज इससे बड़ी लेके आनी है।
ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ इससे छोटी लेके आनी, उसके लिए हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक f एक g, दोनों की डोमेन सेट मैंने सेम कर दी 1 से लेकर 2 तक। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले आप f फंक्शन का इन्फिमम निकाल लें, इन्फिमम ऑफ f ऑफ x। ठीक है जी, x बिलोंग्स टू डोमेन, क्या निकलेगा जी, डोमेन सेट क्या निकलेगी, इन्फिमम निकालना है f ऑफ x का, x बिलोंग्स टू d, मतलब इन्फिमम निकालना है f की रेंज सेट का, रेंज सेट क्या निकलेगा, f ऑफ x x के बराबर है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में यही चीज़ आ जाएगी रेंज सेट, तो मतलब हमने इसी का निकाल लिया इन्फिमम, क्या निकला है 1। ऐसे ही हम सुप्रीमम निकालेंगे इसका, f ऑफ x का x बिलोंग्स टू d, तो डेफिनेटली वो सुप्रीमम होगा किसका, 1 से लेकर 2 का, रेंज सेट का, वो क्या निकलेगा जी 2। तो चलिए जी हम बात करते हैं अब g फंक्शन की, इन्फिमम निकालेंगे हम g फंक्शन का। तो जो g फंक्शन है उसको आप देखें तो वो -x है और x हमने वही 1 से लेकर 2 तक पुट करना है। क्या बन जाएगा जनाब, हमने इनकी तमाम वैल्यूज को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा ये -2 से लेकर -1, राइट जी। तो यहां पर हम अगर इन्फिमम की बात करें तो क्या निकलेगा, इन्फिमम ऑफ g, ये क्या आ जाएगा -2, और सुप्रीमम ऑफ g निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी -1। ये g का इन्फिमम, ये g का सुप्रीमम, यहां पर निकाला हमने f का इन्फिमम, ये f का सुप्रीमम। क्या ख्याल है जनाब, अब दोनों को ऐड करते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यानी अगर हमने f प्लस g ऑफ x निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर एडिशन की सेंस ये है कि हमने तमाम वैल्यूज को नहीं ऐड करना, कोरस्पोंडिंग x की एक वैल्यू पुट करके f ऑफ 1 जो निकलेगा, f ऑफ 1 को g ऑफ 1 में ऐड करना है, f ऑफ 1 को g की तमाम वैल्यूज पे नहीं ऐड करना, सिर्फ f ऑफ 1 को g ऑफ 1 में ऐड करना है। तो भाईजान क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पर f ऑफ x को अगर आप देखें तो ये है जी x, मतलब g माइनस x है, इनको ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा 0। तो मतलब जो f ऑफ x या f प्लस g ऑफ x है, x बिलोंग्स टू डोमेन 1 से लेकर 2 तक, इसको जरा गौर करें तो ये आपको जस्ट 0 सेट मिलेगा, और इसका मतलब ये होगा कि इसका इन्फिमम भी 0 है, इसका सुप्रीमम भी 0 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन्फिमम ऑफ f प्लस g भी 0 है और सुप्रीमम ऑफ f प्लस g ये भी 0 ही है। तो बस जी देख लें, f प्लस g का इन्फिमम क्या निकला 0, सिंगलटन सेट आ गया रेंज में। ठीक है जी, अब f का इन्फिमम क्या है, यहां पर दिख रहा है आपको f का इन्फिमम 1, g का इन्फिमम -2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। तो देखें क्या हो गया भला, इन्फिमम ऑफ f प्लस g इन्फिमम ऑफ g, ये दोनों को ऐड करके क्या निकला -1, वो छोटा है इन्फिमम ऑफ f प्लस g से, स्ट्रिक्टली लेस, इक्वालिटी नहीं आ रही इस केस में। ठीक है जी, तो इक्वालिटी आ भी सकती है, लेकिन हमने सिर्फ ये एग्जांपल देनी थी कि इनके बरक्स यहाँ पर उलट है, यहाँ पर इक्वालिटीज नहीं भी आ सकती, हमने उसकी एग्जांपल दे दी। सुप्रीमम निकालेंगे f प्लस g का, वो 0 है, f का सुप्रीमम जी 2 है, और g का सुप्रीमम क्या है जी -1, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो ये देखें यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है। ठीक है जी, तो 1 बड़ा है 0 से, इक्वालिटी इस केस में नहीं आ रही, आ भी सकती है इक्वालिटीज, लेकिन हमने एग्जांपल्स देनी थी कुछ ऐसे फंक्शंस जिनमें ये इक्वालिटीज ना आए। ठीक हो गया जी भाई साहब, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उनको भी हमें याद करना पड़ेगा। पहला रिजल्ट आर्शिमीदेन प्रॉपर्टी। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, जितने भी रिजल्ट्स हैं ना, इनको प्रूव करना मुश्किल था, इनको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि लॉजिकली ये सारी चीजें जो हैं हमें नजर आ रही होती हैं। एनालिसिस के रिजल्ट्स को प्रूव करना मुश्किल है, रिजल्ट्स को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए आर्शिमीदेन प्रॉपर्टी आपको शायद समझ ना आया हो कि इसको प्रूव कैसे करना है। बहरहाल हमने यहाँ तो प्रूव नहीं करना, इसको समझना बहुत आसान काम है। कहता जी इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विद एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो चलेगा, एक्स पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n सच दैट n(x) इज ग्रेटर देन y। लो मसला ही को नहीं है भाई, अगर फर्ज कर लें x को ले लिया आपने 10 और y को ले लिया आपने कोई भी नेगेटिव नंबर लाइक -1 या 0 ले लिया, तो आपको पहला ही नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाना है जिसको x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 बन जाएगा, यानी पहला नेचुरल नंबर 1, उसको x से किया मल्टीप्लाई, 10 से किया मल्टीप्लाई, 10 इज बिगर देन -1, मिल गया। अगर फर्ज कर लें ये y जो नंबर है ये कोई पॉजिटिव ले लाइक 9.2 ले लिया, ठीक है जी, और यहाँ पर देखें x आपका ऑलरेडी 10 है जो ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो पहला ही नेचुरल नंबर ऐसा है 1 जिसको इससे मल्टीप्लाई करके जवाब इससे बढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर फर्ज कर लें ये 2.3 है तो फिर भी आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो इससे आंसर आपको बढ़ा जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि हैं फर्ज कर लें इसको 2.3 को आप n चूज कर लें, 5 चूज कर लें, तो 5 को 2.3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 पॉइंट समथिंग आता है ना, 10 से बड़ा आता है, तो अल्टीमेटली आपका n अगर आप 5 चूज कर लें तो 5 को x से करके मल्टीप्लाई आंसर आपका y से बड़ा आ रहा है, मिल जाता है।
देखिए कितना आसान काम था रियलाइज़ करना। इस तरह के तमाम रिजल्ट्स को एनालिसिस के जो दिखने में प्रूव करने में मुश्किल थे, लेकिन उनको समझना बहुत आसान काम है। आर्शिमीदन प्रॉपर्टी को लोग इस अंदाज से भी याद रखते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर देयर इज सम एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज लेस और इक्वल टू एन। यानी किसी भी रियल नंबर के लिए आपको नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाना है जो नेचुरल नंबर इस रियल नंबर से बड़ा है या बराबर है। सिंपल, ठीक है जी। लॉजिकली बात हमें नज़र आ रही है कि इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है जी, ठीक है जी। लेकिन हमने इन रिजल्ट्स को इनके नाम से याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सम टाइम हमें एमसीक्यू कुछ इस तरह के आ जाते हैं, हमें रिजल्ट्स का तो पता होता है लेकिन फलां रिजल्ट का नाम क्या है हमने नाम बताना होता है, नाम का हमें पता नहीं होता। तो रिजल्ट्स को याद रखें इनको इनके नामों से। डेंसिटी थ्योरम, किसी भी दो रियल नंबरों के दरमियान में भाई आपको एक रियल नंबर मिल जाता है, दिस इज द डेंसिटी थ्योरम। इसी थ्योरम की मदद से आप ये भी कह सकते हैं किसी भी दो रियल नंबरों के दरमियान में आपको इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर मिल जाते हैं। एक्चुअली रियल नहीं, रैशनल। डेंसिटी थ्योरम रैशनल के लिए बना, दो रियल नंबरों के दरमियान में आपको इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर मिल जाते हैं। एक मिल गया तो समझे इनफाइनाइटली मैनी मिल गए, ठीक है जी। तो डेंसिटी थ्योरम रैशनल नंबर के लिए, लेकिन बहरहाल किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान में आपको रैशनल नंबर भी मिल जाते हैं, इर्रेशनल भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल या इर्रेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है, लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दो रियल नंबरों के दरमियान में रियल नंबर भी मिल जाता है। लेकिन डेंसिटी थ्योरम दो रियल नंबरों के दरमियान में रैशनल नंबर के लिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी कैरेक्टराइजेशन थ्योरम। इसको भी इमेजिन करना बहुत आसान काम है भाई, प्रूव करना बेशक मुश्किल है, कोई बात नहीं, इमेजिन करना बहुत आसान काम है। आपके पास रियल नंबरों का कोई सा भी एक सबसेट है, यानी एक सबसेट है एस, जो रियल नंबर्स का सबसेट है, उसके अंदर कम से कम 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स कम से कम इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने इसमें से 2 पॉइंट लेने होते हैं ना, इंटरवल बनाना होता है, राइट जी। तो कम से कम 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, हमने एक इंटरवल बना लिया एक्स वाई, एक्स और वाई एस से लेंगे और ये जो क्लोज इंटरवल बना लेंगे। अगर तो ये क्लोज इंटरवल एस के अंदर कंटेन रहा, यानी एस ने अगर इस क्लोज इंटरवल को कंटेन किया, तमाम पेयर्स एक्स और वाई के लिए एक्स और वाई एस से ही लेने हैं। अगर तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स एक्स और वाई जो एस से लेने हैं आपने, उनके लिए आप एक इंटरवल बनाएं, एक क्लोज इंटरवल बनाएं एक्स से वाई, और वो इंटरवल अगर एस का सबसेट ही रहा तो लाजमी बात है एस सेट है वो भी एक इंटरवल ही होगा, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे ओपन क्लोज, चाहे बाउंडेड हो, चाहे अनबाउंडेड हो, डजंट मैटर, इंटरवल वो लाजमी होगा। लॉजिकली सोचिएगा, इस बात को इमेजिन करना बहुत ही आसान काम है। दिखने में ये बात साफ नजर आ रही है कि वाकई अगर तमाम एक्स और वाई को एस से लेंगे, इंटरवल बनाएंगे, वो इंटरवल एस का सबसेट है, तो फिर एस लाजमी तौर पर इंटरवल है। जस्ट इमेजिन, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी नेस्टेड इंटरवल्स थ्योरम। अगर आपके पास आई एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक सीक्वेंस है इंटरवल्स की, क्लोज इंटरवल्स की, ठीक है जी। तो इस तरीके की सीक्वेंस है कि I1 ने कंटेन करना है I2 को, I2 ने कंटेन करना है I3 को अप टू सोन, IN फिर अप टू सोन, यानी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है, राइट जी। तो लीजिए जी, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर इस टाइप की आपको इंटरवल्स की सीक्वेंस मिलती है, ओके बाय द वे, इस टाइप की जो इंटरवल्स की सीक्वेंस है हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, राइट। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स है तो फिर इन तमाम के इंटरसेक्शन में n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी IN, तमाम के इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट लाजमी होना है, ठीक है जी। ये बात जैसे हमने पिछले 3 रिजल्ट्स पढ़े थे, इनको इमेजिन करना बहुत आसान काम था, ये बात इमेजिन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने प्रूफ चूंकि करने नहीं, हमने स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है जी। मोर ओवर, अब ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि नेस्टेड इंटरवल थ्योरम का पार्ट नहीं है, राइट, पार्ट नहीं है। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की स्टेटमेंट इतनी है, लेकिन एक नेक्स्ट थ्योरम है, हमें वो भी याद कर लेना चाहिए। वो क्या है कि अगर इन इंटरवल्स के लिए, नेस्टेड इंटरवल्स के लिए, जिसके लिए हमने कहा है कि उनके इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट लाजमी आना है, ठीक है जी। अगर इसका जो nth इंटरवल है उसकी लेंथ ले लें आप, लेंथ ऑफ IN, लेंथ में अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, मतलब हम इन इंटरवल्स की लेंथ निकालें, वो जो सीक्वेंस ऑफ लेंथ्स आ जाएंगी, वो लेंथ्स की सीक्वेंस अगर 0 को अप्रोच कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर इंटरसेक्शन के अंदर कम से कम एक पॉइंट नहीं आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, ठीक है जी। अगर तो ऐसा होगा, इंटरवल्स के लेंथ की जो सीक्वेंस बनेगी अगर वो 0 को अप्रोच करेगी, तो फिर इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी IN कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा, ठीक है जी। इन बातों को आपने याद रखना है। जो काउंटेबल सेट है इसके बारे में आप जानते हैं,
वो सेट या तो फाइनाइट हो या तो फिर नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्वलेंट हो। इक्वलेंट मतलब नेचुरल नंबर्स n के साथ उसकी बाइजेक्शन हो। ठीक है जी, बाइजेक्शन मतलब आसान अल्फाज में ये कह लें कि वो सेट जिसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकें, हम इस सेट को क्या बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इन्फिनिट है। जो फाइनाइट सेट होता है वो तो हर लिहाज से सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, इससे भी ज़्यादा आसान अल्फाज में अगर चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, आसान अल्फाज में, सबसे ज़्यादा आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर आप किसी सेट को, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इन्फिनिट है, अगर आप किसी सेट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में। देखिए मैंने डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। किसी भी सेट को अगर आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो काउंटेबल है, सबसे आसान अल्फाज में। ठीक है, कोई बाइजेक्शन वाली नहीं मैंने डेफिनेशन बताई, कोई आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हमने वो जो बाइजेक्शन बनानी है, ठीक है जी, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस बनानी है, मैं ये डेफिनेशन में बता रहा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान अल्फाज में काउंटेबल सेट कौन सा होता है, फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो, अगर तो आप उसको टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हो तो वो सेट काउंटेबल है। अगर टैबुलर फॉर्म में आप किसी सेट को नहीं लिख सकते तो वो नहीं होगा काउंटेबल। ठीक है जी, आसानी के साथ इमेजिन किया जा सकता है कि आप किसी भी फाइनाइट सेट को टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इन्फिनिट सेट्स की। तो कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको हम टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको हम टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिन सेट्स को भाईजान आप लिख सकते हैं टैबुलर फॉर्म में वो हैं काउंटेबल सेट्स, जिनको आप नहीं लिख सकते टैबुलर फॉर्म में वो हैं अनकाउंटेबल सेट्स। राइट जी, तो यहाँ पर देखें जी, तो रैशनल नंबर्स के सेट को देखें भाईजान, रैशनल नंबर्स के सेट को, इन्फिनिट सेट है ना, तो क्या आप इसको लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स के सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये कौन सा होगा, काउंटेबल होगा। ठीक हो गया। 0 1 क्लोज इंटरवल को आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते। फर्ज कर लें आपने पहला एलिमेंट लिखा 0, तो टैबुलर फॉर्म मतलब लिस्ट देनी है ना, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 0 के बाद अगला नंबर 1, और नहीं भाई, 0 और 1 के दरमियान में सारे रियल नंबर्स काउंट करने हैं। अगला नंबर क्या होगा, आपको लगता है 0.1? बिल्कुल नहीं। 0.1 क्यों, 0.1 और 0 के दरमियान में बेशुमार रियल नंबर्स हैं जो आपने छोड़ दिए, उनको नहीं लेना, उनको भी शामिल करें। ये लीजिए 0.001, इसके और 0 के दरमियान में भी कई ज़्यादा आपको कई सारे इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मिल जाते हैं। डेंसिटी थ्योरम कहता है, यही तो है डेंसिटी थ्योरम, कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट रियल नंबर। तो आप इससे अगला कोई भी रियल नंबर लिखोगे तो उसके और 0 के दरमियान में आपको इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लिखेंगे, जिनको आप मतलब मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप लिख नहीं सकते। तो फिर कैसे बनाओगे इसकी टैबुलर फॉर्म, नहीं बनती। तो ये अनकाउंटेबल हो गया, कितनी आसानी से समझा दिया। Q कॉम्प्लीमेंट ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है जी, R अनकाउंटेबल है, C कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है। इन तरह के जो सेट्स हैं इनमें से किसी भी सेट को आप टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n है, क्या टैबुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिस्ट बना दी आपने 1 2 3 4 5 6, ये लिस्ट है टैबुलर फॉर्म में। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है? काउंटेबल है। W होल नंबर्स का सेट 0 1 2 3 काउंटेबल है। ठीक है जी, फिर इंटीजर्स का सेट 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन काउंटेबल है। लिस्ट बना दी आपने, काउंटेबल है। तो जिन सेट्स की लिस्ट नहीं बन पाती वो अनकाउंटेबल है, और जिनकी लिस्ट बन सकती है वो काउंटेबल है।